शेक्सपियर वाले 4A लेसन का ये टॉपिक 2 है। टॉपिक ए में हमने स्ट्रैटफोर्ड में उनके जीवन से संबंधित जन्म की, परिवार की, मृत्यु आदि की जानकारी पढ़ी थी। इस लेसन में उनके प्रोफेशनल कैरियर को लेकर के बात होंगी जब वो लंदन चले जाते हैं, लंदन ईयर्स की और उनके थिएटर कैरियर की। ओके, ये जो 1587 से 1611 तक का जो टाइम है, शेक्सपियर लिव्ड एंटायरली इनसाइड द लंदन थिएटर। ओके, एक्टर, रिवाइजर, हाउस प्ले राइट एंड पार्ट ऑन इंग्लैंड्स टू लीडिंग प्ले हाउस। तो हम इसमें इनके जो लॉस्ट ईयर्स हैं जिसके बारे में कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर ये लंदन पहुंचते हैं, 1611 में ये रिटायर्ड होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, जो कंपनी के ये मतलब फाउंडिंग शेयरर थे, तो इस कंपनी से ये पूरी ताउम्र जुड़े रहे, इसी का ही नाम बदल गया बाद में। तो ये सारी जानकारी भी हम आगे पढ़ेंगे ग्लोब थिएटर के बारे में, और ब्लैक फ्रायर जो थिएटर बने इंडोर ओपन, सब इन पे सब पे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन के बाद में फिर इस पे मतलब थोड़ा विविड और थोड़ा मतलब ब्रॉड तरीके से जानकारी रखी जाएगी। तो टाइमलाइन में ये जो 1585 से 92 तक का ये लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। लॉस्ट ईयर्स क्यों कहते हैं ये हम आगे अभी जान लेंगे। फिर ये 1587 में बर्बेज कंपनी, उस समय की ये एक एक्टिंग कंपनी थी, तो इसको ज्वाइन करते हैं, और किसके रूप में, एक्टर के रूप में। तो मतलब सबसे पहले ये एक्टर बनते हैं, उसके बाद में दूसरे जो प्ले राइट्स हैं उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को रिवाइज करते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं धीरे धीरे करके, फिर ये ड्रामाटिस्ट बनते हैं और एक्टर ताउम्र रहते हैं। ये इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है। ग्रीन का अटैक, ये अलग टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे हम। फिर ये जो प्लेग के टाइम पे दो पोयम लिखते हैं अपने, जो नैरेटिव पोयम्स हैं जिनके बारे में हम पिछले या जो टॉपिक था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर 1594 में ये चैम्बरलेन्स मेन के फाउंडिंग शेयरर मतलब इसको स्थापित करते हैं, और उसमें इनका भी हिस्सा होता है। ग्लोब थिएटर बनता है 1599 में। 1603 में जो इन्होंने पहले कंपनी थी ये चैम्बरलेन्स में, इसका नाम बदल जाता है जब वहाँ का राजा बदलता है और वो इसका पैटर्न बन जाता है। एलिजाबेथ के टाइम पे इसका नाम चैम्बरलेन्स मेन होता है, और उसके टाइम पे ये बन जाता है। ठीक है, फिर ये एक इंडोर थिएटर बनाते हैं, द किंग्स मैन एक्वायर द ब्लैक फ्रायर्स। ठीक है, इन रेगुलर यूज 1609, और रिटायर टू न्यू प्लेस, जो इनके घर का नाम था, पहुंच जाते हैं ये। और ग्लोब थिएटर में फिर आग लगती है हेनरी एट्थ के मतलब प्ले के टाइम पे, जब ये वहां पे थिएटर में चल रहा था, तो एक कैनन से, एक छोटी तोप से आग लग जाती है उसके अटैच में। लेकिन फिर ये 1614 में दोबारा मतलब एक्टिव हो जाता है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये है फिर अब थोड़ी डिटेल जानकारी। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 1585 से 1592 तक का लॉस्ट ईयर्स, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड पीरियड है, और इसमें ये एक सिंगल लार्जेस्ट गैप है इनकी बायोग्राफी का। तो इसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये कहीं पे स्कूल के टीचर रहे, और उसमें तर्क ये देते हैं कि जो लव्स लेबर लॉस्ट में ये होलो फर्नेस नाम का एक स्कूल टीचर होता है, तो इसको काफी मतलब इन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। तो यही मानते हैं कि लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि हो सकता है कि स्कूल मास्टर रहे हों। कुछ इनके लीगल फ्रेजेस को देख करके इनको ये मानते हैं ये लॉयर रहे होंगे, कुछ सोल्जर, कुछ जो थिएटर के बाहर घोड़ा बग्गी का घोड़ा रोक के रखते थे वो मान लेते हैं। कुछ एक मेंबर मानते हैं कि उन दिनों इन्होंने इस टाइप के काम किए, लेकिन ये कोई भी चीज प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट बात है कि ये पहले एक्टर थे प्रोफेशनल लेडर में, जो ये धीरे धीरे प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले ये एक्टर होते हैं, फिर रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्लेज, है ना, फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट बनते हैं। मतलब प्ले राइट से पहले ये जो दूसरे राइटर्स की मतलब जो स्क्रिप्ट्स होती है उसको ही सुधारने का काम करते हैं।
और बाद तक एक्टिंग करते रहते हैं। जैसे हेमलेट में जो किंग का जो उसका फादर होता है उस के घोस्ट का रोल करते हैं, और ओल्ड एडम का रोल करते हैं एज यू लाइक इट में। तो लेकिन ये कभी भी बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर नहीं रहे, जैसे उस समय पे रिचर्ड बर्बेज था ना, पर लेकिन ये एक्टिंग करते थे। जनरल कंसेंट से हेनरी सिक्स का पार्ट वन, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये इनका फर्स्ट प्ले माना जाता है। रोमियो जूलियट या लव्स लेबर लॉस्ट या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना नहीं, ये माना जाता है। हालांकि ये भी तभी का ये है ना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लेकिन पहला यही माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो इनके समवर्ती और जो कुछ पहले हुए हैं, पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसेसर्स, जो इनसे पहले मतलब स्थापित हो चुके थे अपने प्रोफेशन में, वो लोग, और जो इनके राइवल्स थे वो लोग, और इनके जो कंटेम्पररी थे उन पे से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, प्रीडेसेसर थे, वो इनके यूनिवर्सिटी विट्स पे एक अलग से पूरा लेसन होगा। और साथ में लेकिन यहाँ भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये एक ग्रुप था उस समय पे जो पूरी तरह स्थापित था, और इन लोगों ने पहले से ही वहां पे अच्छे अच्छे ड्रामास और प्लेज लिख दिए थे। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रीडिसेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये एक वेल एजुकेटेड राइटर्स थे जो शेक्सपियर के आने से पहले ही नाटक लिख रहे थे, है ना। और इन्होंने ही एलिजाबेथन जो थिएटर है उसका एक मजबूत बेस तैयार किया था, जिसका फायदा बाद में शेक्सपियर को मिला। तो उसी में ये फेमस नेम्स हैं, जॉन लीवी है, जॉर्ज पील है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस लॉज है, थॉमस केड, थॉमस नेस और क्रिस्टोफर मार्लो। लेकिन जो बेन जॉनसन है ना, वो उनके प्रीडिसेसर नहीं है, वो शेक्सपियर के यंगर कंटेम्पररी हैं, उम्र में छोटे भी हैं और राइवल भी थे। जब शेक्सपियर इंडस्ट्री में ऑलरेडी सेटल हो चुके थे, तब बेन जॉनसन को ही सक्सेस मिला था। तो अब पहले, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते रहे हैं और आ भी सकते हैं, तो इनके प्रीडिसेसर्स की यहाँ पूरी एक टेबल बनाई है और राइवल्स की। तो जो जॉन लिली हैं, अब इनका टाइम देखो आप, 1554 है। तो ये इनसे पहले ही इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म है 1564 का। तो बाय द ईयर ऑफ बर्थ के दृष्टि से भी, और प्रीडिसेसर क्यों है, क्योंकि ये पहले पायोनियर्ड है रोमांटिक कॉमेडी के, ये रोमांटिक कॉमेडी के पायोनियर्ड माने जाते हैं। और इन्होंने बहुत पहले ही जो कोर्टली रोमांस है ना, उनको लिखने में एक बहुत यूनिक और डेकोरेटिव स्टाइल की शुरुआत कर दी थी, है ना। जैसे जिसको यूफियस, जो इनका फेमस वर्क है ना, वो होता है यूफियस। तो जब जॉन लिली को पढ़ रहे होंगे तब इसको पढ़ेंगे। और जो इनकी डेकोरेटिव, यूनिक डेकोरेटिव राइटिंग स्टाइल है, जिसको बोला जाता है यूफिज्म, वो उसको सेट कर दिया था। और इसी को बाद में शेक्सपियर ने अपने अर्ली प्लेज में कॉपी भी किया है। तो ये इस तरीके से इनके प्रीडिसेसर है ना। मतलब यूफिज्म का मतलब है जो शो ऑफ वाली राइटिंग स्टाइल है, जिसमें किसी भी बात को इस ढंग से कहते हैं, जैसे एक दूसरे के विरोधी बना करके बात को कहना। जैसे जो रंग सबसे ज्यादा चमकीला होता है वो सबसे पहले फीका पड़ता है, इस तरीके से बोलना। द फ्रेशेस्ट कलर्स सोनेस्ट फेड, द कीनेस्ट रेजर सूनेस्ट टर्न्स हिज एज, द फाइनेस्ट क्लॉथ इज सूनेस्ट ईटन विद मॉथ्स, एंड द मोस्ट वर्चुअस मैन इज सूनेस्ट कैच्ड विद वाइस। जो इंसान सबसे ज्यादा संस्कारी होता है वो बुराई की तरफ सबसे जल्दी अट्रैक्ट होता है, इस टाइप की लैंग्वेज। तो मतलब एंटीथीसिस का प्रयोग करना, अपोजिट आइडियाज का, ऑलिट्रेशन का प्रयोग करना, सिमिलीज का प्रयोग करना। और यही फिर शेक्सपियर ने अपने लव्स लेबर लॉस्ट में इस तरीके के खूब इसको घुमा के क्योंकि वो शुरू शुरू में ज्यादातर दूसरे लोगों की स्टाइल को ही कॉपी करते हैं। फिर ऐसे ही बात करते हैं थॉमस लॉज की। तो साथ साथ में जो मतलब ये जो राइटर्स हैं, प्ले राइट्स हैं, इनका जो क्रोनोलॉजिकल डेटा है वो भी, और इनके वर्क्स का डेटा भी। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे 1579 में यूफियस आ जाता है, जबकि शेक्सपियर के जो वर्क्स है ना,
वो 90 के आसपास स्टार्ट होते हैं। तो ये इनसे पहले, इस वजह से ये प्रीडिसेसर्स हैं, है ना, इनको कॉपी करते हैं अपनी, इनकी स्टाइल को। सेम थॉमस लॉज है, ये भी इनसे पहले इनका बर्थ हो रहा है। और ये जो रोजलिंड जो लिखते हैं ना, थॉमस लॉज ने क्या किया था, रोजलिंड नाम की एक बहुत ही खूबसूरत जो पेस्ट्रल रोमांस नोवेल है ना, ये कैसा नोवेल है, पेस्ट्रल रोमांस। तो जो पेस्ट्रल का मतलब क्या होता है कि इसमें गांव की, जंगल की और चरवाहों की लाइफ पर बेस्ड है ये, है ना, एक रोमांटिक कहानी है। तो शेक्सपियर ने भी क्या किया था, लॉज की ही इसी नोवेल का पूरा प्लॉट अपने मतलब कहानी का ढांचा उठाया, करेक्टर भी वहीं से उठाया, थोड़ा बहुत बदलाव करके अपनी एक कॉमेडी बना दी, जिसका क्या नाम था, एज यू लाइक इट। उसमें भी रोजलिंड होती है। तो ये इस तरीके से कॉपी कर रहे थे। आगे है रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन को भी पढ़ते हैं तो, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का क्या है, पूरा का पूरा जो जेलस सीनियर वाला है, ये हम टॉपिक 3 में पूरा डेटा डिस्कशन करेंगे। तो जब बात करें जॉर्ज पील की, तो जॉर्ज पील ने क्या किया था, जो मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स कहे जाते हैं, मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। तो इनसे पहले जो नाटकों के डायलॉग्स होते थे ना, वो बहुत ही कड़क और नकली, बोरिंग टाइप होते थे। मतलब उनकी जो भाषा है ना, वो कठोर होती थी। लेकिन इन्होंने ब्लैंक वर्स को क्या कर दिया, बहुत ही स्मूथ कर दिया, है ना, म्यूजिकली और स्मूथ पोएटिक डायलॉग्स लिखना शुरू कर दिया। तो इस जैसे यही चीज फिर शेक्सपियर ने कॉपी की। तो शेक्सपियर ने क्या किया, रोमियो और जूलियट में जब रोमियो डायलॉग बोलता है ना, तो वो साधारण बातचीत नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई खूबसूरत शायरी बोल रहा हो। जैसे एक एग्जांपल देखे ना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो इस तरीके से वो बोलना, मतलब एक यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट जो होता है वो रिदम, तो उसमें राइम स्कीम नहीं होती। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या है कि कविता तो होगी, लेकिन उसमें बाद में राइम नहीं होता। और राइम नहीं होने के बाद भी वो सुनने में अच्छा लगता है। और लेकिन क्योंकि म्यूजिकल मीटर छुपा हुआ होता है ना, जैसे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये एक आयम्बिक पेंटामीटर वाला मतलब लाइन है, वाली लाइन है। तो ये इस तरीके से ये मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स थे। वैसे ही फिर थॉमस किड जो है ना, वो रिवेंज ट्रेजेडी वहीं से लेते हैं। ये स्पेनिश ट्रेजेडी लिखते हैं 1587 में। तो इनका जो लंदन में काफी हिट हुआ था इनका प्ले, और उसी से ये घोस्ट, पागलपन और रिवेंज वाले फार्मूला को यूज करके शेक्सपियर हैमलेट लिखते हैं। क्रिस्टोफर जो मार्लो हैं, वो तो इनके ग्रेटेस्ट गुरु माने जाते हैं, है ना। और यहीं से फिर वो माइटी, क्योंकि ये माइटी ब्लैंक वर्स इन्होंने थिएटर में माइटी ब्लैंक वर्स को यूज किया था। मतलब ऐसी लाइन है जो बहुत ही इफेक्टिव हो, और वो भी ब्लैंक वर्स में हो। तो शेक्सपियर कभी भी द ग्रेट शेक्सपियर नहीं बन पाते, इनका इतना प्रभाव था इन पे ना। तो ये प्रीडिसेसर वही है सब जिनका इन पे प्रभाव था। तभी तो रॉबर्ट ग्रीन इनको यूं कहते हैं कि ये बिना पढ़ा हुआ होने के बाद भी एक स्कूल का पढ़ा हुआ, हम लोग यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, और फिर भी ये इतना आगे बढ़ रहा है। जो थॉमस नैश हैं, वो सटायर के किंग माने जाते हैं ना। तो शेक्सपियर के पॉपुलर होने से पहले इन्होंने शार्प प्रोज स्टाइल, पॉलिटिकल सोशल सटायर सेट किया था। लेकिन जब बात करते हैं बेन जॉनसन की, तो वो केम आफ्टर शेक्सपियर, है ना, ये प्रीडिसेसर नहीं है। ये इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले। इनके जो बड़े वर्क्स हैं, वॉल्पोनी, एल्केमिस्ट हैं, ये शेक्सपियर के बाद में है, लाइफ स्पान और वर्क्स के। क्योंकि इन ये शेक्सपियर के बाद में ही जन्म लेते हैं और बाद में इनकी डेथ होती है। ठीक है। इनके हिट प्ले जब आए, जब शेक्सपियर लंदन के राजा बन चुके थे, तो ही वाज ए यंगर राइवल, सीनियर नहीं थे। ये था, ये फैक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ था पहले। अब जो इनकी कंपनी जो उस समय पे बनी थी, है ना, जो चैम्बरलेन्स मेन थी, वैसे ही एक दूसरी कंपनी थी जिसका नाम होता है एडमिरल्स मेन, है ना। तो जैसे आज बॉलीवुड में अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज हैं,
है ना, जैसे YRF है, धर्मा प्रोडक्शन है, उनके बीच में कंपटीशन होता है। वैसे ही एलिजाबेथन एरा में भी शेक्सपियर की जो कंपनी थी, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, उसके सामने ये तीन बड़ी कंपनीज थी जो राइवल कंपनीज कही जा रही है, मतलब जिनसे उसका कंपटीशन था। तो उनमें क्या है, एक तो ये है द एडमिरल्स मेन, ये सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी। और इसका जो लीड एक्टर था उसका नाम होता था एडवर्ड एलिन, है ना, ये एडवर्ड एलिन ये स्टार एक्टर होता था, जिसकी दमदार आवाज थी और बहुत बड़ी कदकाठी के लिए मशहूर था। और ये था फिलिप हेंस्लो, तो ये इस कंपनी का मैनेजर था, जिसने एक डायरी लिखी और अपनी डायरी की वजह से ही इस हिस्ट्री में अमर हो गया। एक ये थी क्वींस मैन, ये एक सरकारी कंपनी थी, खुद रानी एलिजाबेथ की बनाई हुई, जो देश भर में घूम घूम के परफॉर्म करती थी। और छोटे बच्चों की कंपनियां भी थी उस दौर में, थिएटर ग्रुप्स ये जो छोटे बच्चों के थे बहुत पॉपुलर होते थे, है ना। इसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ द चैपल एंड पॉल्स बॉयज। तो ये कंपनियां भी काफी प्रसिद्ध थी। और भी थी बच्चों की, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध थी। और मतलब इतना थिएटर का वो था कि आपस में जो राइट करने वाले थे, प्ले राइट्स थे, उनके बीच भी लड़ाई छिड़ गई एक तरीके से, जो लंदन के उस टाइम के बड़े राइटर थे। तो ये पेन फाइट थी, जिसको पोइटोमकिया, कवियों का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें एक तरफ तो थे ये जॉनसन, जॉनसन को क्या बोला जाता है, महाघमंडी। और दूसरी तरफ दो दोस्त थे, जिसका नाम होता था थॉमस डेकर और जॉन मार्स्टन। तो इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे करें क्योंकि बात थिएटर की चल रही है। और ये राइटर एक दूसरे की पूरी बेइज्जती करने के लिए नाटक लिखते थे। बेन जॉनसन ने क्या किया था, एक नाटक में डेकर और मार्स्टन का मजाक उड़ाया, तो बदले में डेकर ने नाटक लिख के जॉनसन को सुअर जैसा दिखने वाला बोला। तो सोचे आप कि कहाँ तक इनकी स्थिति उतर रही थी। और शेक्सपियर इस लड़ाई से दूर ही थे, है ना, अलूडेड टू इट हेमलेट। वो किस में व्यस्त थे, अपने हेमलेट में। और हेमलेट के नाटक में लंदन के थिएटर्स में यूं लिखते हैं कि लंदन के थिएटर्स में आजकल बड़ों की कंपनियों को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि द लिटिल यासिस, जो बाज के छोटे बच्चे हैं ना, जो ऊपर बताए गए हैं, उनको ही वो ही सारा काम करे दे रहे हैं, जो चिल्ड्रन ऑफ द चैपल और पॉल्स बॉयज है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे अलग से डिस्कशन होगा। बात करते हैं कि उस समय पे, क्योंकि ये ग्लोब थिएटर के बारे में पूछा गया है, वो अल्टरनेटिव मतलब ये भी डाला हुआ है द थिएटर वगैरह, तो उस टाइम के जो बड़ी कंपनी जो थिएटर थे उन वो इस टेबल में है। तो इसमें जो लिस्ट में है नाम, तो द थिएटर जो था वो 1576 में था। और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये हिस्ट्री का पहला थिएटर था जिसे खास तौर पर नाटकों के लिए बनाया गया था। तो पहला थिएटर, फर्स्ट पर्पज बिल्ट प्ले हाउस बाई जेम्स बर्बाज। तो द थिएटर का मतलब ये है। फिर दूसरा जो ये द कर्टेन है, ये ग्लोब से पहले का घर था। ग्लोब थिएटर बनने से पहले जो शेक्सपियर की कंपनी है चैम्बरलेन्स मैन, इसी थिएटर का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, तो ग्लोब से बनने से पहले इसी का इस्तेमाल करती थी, यूज्ड बाय चैम्बरलेन्स मैन बिफोर द ग्लोब। तो ग्लोब कब बनता है, 1599 में। तो ये एक थिएटर बना हुआ था बस। तो लेकिन ग्लोब जो बना 99 में बना, तो इसको भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये स्थापित तो हुआ था 1577 में ही। बात करते हैं द रोज की। तो जो रोज है ना, ये जो राइवल्स हाउस है, फिलिप हेंसलो का थिएटर था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, हेंसलो, उसका थिएटर था। और जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, स्पेनिश ट्रेजेडी किसकी, थॉमस किड की, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, थॉमस किड की। तो वो जो है, वो यहीं पे क्या हुई थी, फर्स्ट स्टेज हुआ था। और स्वान की बात करें तो ये क्या है, ये अकेला ऐसा थिएटर है जो उस जमाने का बना हुआ मतलब कंटेम्प्ररी स्केच जिसका आज भी सुरक्षित है। द स्वान, द वन प्ले हाउस ऑफ विच कंटेम्प्ररी स्केच, कि वो कैसा था अंदर से, वो आज भी सुरक्षित है। तो इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि ग्लोब जो थिएटर है ना, ये कब बना, तो ये शेक्सपियर की अपनी कंपनी का
हाउस था। द थिएटर ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी बर्न, लेकिन ये 1613 में जल जाता है, लेकिन इसका नाम भी बदलता है बीच में एक बार और रीबिल्ट होता है 1614 में। नहीं, इसका नाम नहीं बनता बदलता, सॉरी, कंपनी का नाम बदलता है, वो तो चैम्बरलेन्स मेन किंग्स मेन होती है। तो ग्लोब के बारे में तो यही जानकारी है। बात करते हैं द फॉर्चून की, तो ये जो हमने एक राइवल कंपनी देखी थी एडमिरल्स मेन, उसका था ना। और जो अ, अब जो ये था फॉर्चून तो कॉम्पिटिटर का था ये तो। और जो ब्लैक फ्रायर है ये एक 1608 में जो किंग्समैन है शेक्सपियर वाली कंपनी, वो इसको मतलब एक्वायर करती है 1608 में। और ये कैसा था, इंडोर थिएटर था। और जो शेक्सपियर के लेट रोमांस हैं वो इसमें मतलब प्ले किए गए। जो एग्जाम में ये वुडन ओ नाम से एक मतलब विकल्प ये भी दिया हुआ था। तो उसमें ये किसी थिएटर का नाम नहीं है, बल्कि जो हेनरी फिफ्थ का जो इंट्रो है उसमें थिएटर की जो गोल बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ये कोई उसका नहीं है। तो 1594 में फाउंडिंग शेयर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, 1603 रीनेम्ड किंग्स मेन। जब रानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के राजा बनते हैं तो यही कंपनी का नाम ये हो जाता है। ओके, और लास्ट तक भी कंपनी यही रहती है, लॉर्ड चैम्बरलेन्स में नहीं, बस नाम बदलते हैं। तो इसमें इनका शेयर भी था ग्लोब में भी और ब्लैक फायर भी, जो ये दोनों थिएटर हमने देखे। आंसर डिपेंडिंग अगर दोनों आते हैं तो दोनों में था, एक एक भी आता है तो उसमें भी था। ओके। और शेयरर का मतलब होता है ऑन द शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब जैसे कोई कंपनी है उसमें उसका हिस्सा होना। और हाउसकीपर का मतलब यह है कि जो वो पर्टिकुलर थिएटर है उस थिएटर का मतलब जो प्ले हाउस बिल्डिंग है उसमें भी हिस्सा होना। तो शेक्सपियर के पास दोनों जगह हिस्से थे, जो ग्लोब थिएटर था उसकी जो बिल्डिंग थी उसमें भी, और जो ब्लैक फ्रायर था उसकी प्लेस हाउस की बिल्डिंग में भी। और जो ये कंपनी है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, या जिसका नाम बदल के किंग्स मेन हो जाता है, तो उस कंपनी का भी शेयर था उनके पास। ये थी स्थिति। तो जितने भी फीमेल पार्ट्स प्ले किए जाते थे वो बॉय एक्टर्स के थ्रू ही किए जाते थे, है ना। मतलब प्ले हाउसेस का ये कन्वेंशन था। क्योंकि जैसे जूलियट है, लेडी मैकबेथ है या रोजालिंड है, सभी जो भी फीमेल करेक्टर्स का रोल है तो वो बॉय एक्टर्स करते थे। मतलब ऐसे छोटे लड़के जिनके चेहरे पे भी दाढ़ी मूछ नहीं होती थी या जिनकी आवाज पतली होती थी, वही साड़ी या गाउन पहन के करते थे। और जो डिसगाइज प्लॉट कनेक्शन है ना, दिस अंडरलाइन द डिसगाइज प्लॉट ऑफ द कॉमेडी, इसमें फिर इसका बहुत फायदा होता था इनको। वो कैसे होता था, मान लो शेक्सपियर की कॉमेडीज में लड़कियां वेश बदल के लड़का बनती थी, जैसे एज यू लाइक इट में रोजलिंड है या मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया है। तो वो लड़कों के लिए फिर जब क्योंकि वो पहले लड़की बने थे, लेकिन जब लड़के बन जाते थे ना तो एक्टिंग करना स्टेज पे काफी आसान हो जाता था। जैसे क्योंकि रियल लाइफ में तो स्टेज पे एक्टर ही खड़ा है, वो एक बॉय एक्टर है। और जब कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा कि लड़की को अपनी जान बचाने के लिए किसी काम से लड़का बनना पड़ता है, जैसे रोजालिंड बन जाती है गैनीमीड, और पोर्सिया बनती है वकील बनती है अलग अलग नाटकों में ना। जैसे एज यू लाइक इट में तो रोजालिंड का जब उसका जो चाचा है वो महल से लात मार के बाहर निकाल देता है तो उसे जान बचा के भागना पड़ता है। तो अकेली लड़की जंगलों में घूमना बेहद खतरनाक होगा, तो उसको वो गैनीमीड नाम रख लेती है, लड़के का भेष ले लेती है। और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें जो पोर्शिया है, तो उसके पति के दोस्त को कोर्ट में फांसी की सजा होने वाली है और पोर्शिया उसको बचाना चाहती है। और तब जो महिलाएं होती थी ना वो कानून की पढ़ाई करने में या वकालत की उनको इजाजत नहीं थी। तो फिर वो एक मेल लॉयर होता है बाल्थाजार, उसके नाम का गेटअप कर लेती है, नकली दाढ़ी मूंछ लगा लेती है ना। ट्वेल्थ नाइट में जो वायोला है ना, उसका जहाज जब समुद्र में डूब जाता है और वो एक अनजान देश के किनारे अकेले बचती है, उसका भाई भी खो जाता है।
तो वो अनजान देश में अकेले रहने और वहां के राजा के महल में नौकरी पाने के लिए वो एक लड़का का रूप बनाती है अपना, जिसको सेसेरियो नाम रख लेती है अपना, और फिर राजा के बहुत करीब आ जाती है। तो ये है, इस टाइप के ट्रेंड्स होते थे जब। और जो ये मास्टर ऑफ रेवल्स है, मतलब प्लेज जो है ना, वो बिना मास्टर ऑफ रेवल्स के, जो एक राजा का वो होता था, जैसे आजकल जैसे सेंसर बोर्ड होता है ना फिल्मों को पास करने के लिए, वैसे ही उस जमाने में क्या होता था, एक सरकारी ऑफिसर होता था जिसको मास्टर ऑफ रेवल्स बोलते थे। और रॉयल कोर्ट में पब्लिक में कौन सा नाटक खेला जाएगा, ये इसका जो मतलब उसे अप्रूवल यही देता था, जिसको कहते थे मास्टर ऑफ रेवल्स। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या होता था, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आने के खूब चांसेस होते हैं। और जो दिन के उजाले में और कम सेटिंग्स में ही होते थे, क्योंकि थिएटर में उस समय आर्टिफिशियल लाइट्स नहीं होती थी, तो ज्यादातर डे लाइट में ही परफॉर्म होते थे प्लेज ना। और स्टेज पे कोई खास सीनरी या पर्दा नहीं होता था वैसा। और डायलॉग्स जो होते थे, सो लोकेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन द डायलॉग्स, क्योंकि स्टेज पे जब सीनरी नहीं होती थी तो नाटक की लोकेशन है, मान लो जंगल है, महल है या रात का समय है, तो करेक्टर के डायलॉग से ही पता चलती थी। मतलब कोई एक्टर वगैरह से बोल ले कि आज रात कितनी घनी झाड़ियां हैं, ऑडियंस मान लेती थी कि ये जंगल का सीन है फिर, है ना। और जो ग्राउंडलिंग्स होते थे ना, मतलब पब्लिक प्ले हाउस वाज ओपन एयर विद ए थैच्ड रूफ ओवर द गैलरीज, द ग्राउंडलिंग्स स्टूड इन द यार्ड। पब्लिक थिएटर्स थे, जैसे ग्लोब था, तो ये ऊपर से खुले होते थे, सिर्फ बैठने वाली जो गैलरीज होती है ना, वहीं पे थैच्ड रूफ होती थी। और जो गरीब ऑडियंस होती थी ना, वो ग्राउंडलिंग्स, उन्हें ग्राउंडलिंग्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ये बहुत मतलब बहुत कम पैसे में, मात्र एक पेनी का टिकट लेके स्टेज के ठीक सामने खुले मैदान में, ग्राउंड में पूरे 3 घंटे तक खड़े रह के नाटक देखते थे। ठीक है, ये है, इसलिए उनको ग्राउंडलिंग्स कहते थे। तो कुछ भी शब्द पूछ ले में ना एग्जाम में, इसलिए डेटा दिया हुआ है। स्क्रिप्ट का मालिक कौन होता था? तो जो कोई स्क्रिप्ट होती थी, जो प्ले राइट ने लिख दी, उसका मालिक होता थे वो एक्टिंग कंपनी। ठीक है, नोट द प्ले राइट। अब वो खुद नहीं रहता था, ना कोई पैटर्न होता था, मतलब कोई संरक्षक, और ना प्रिंटर। इसी वजह से क्या हुआ कि दिस वन फैक्ट एक्सप्लेन थ्री थिंग्स व्हाई ही नेवर पब्लिश्ड हिज ओन प्ले। इसीलिए उन्होंने, शेक्सपियर ने अपना कोई भी प्ले पब्लिश नहीं करवाया। ठीक है, वाई पायरेटेड बैड क्वार्टोज, और इसी वजह से एक एक प्ले को छपने वाले छोटे छोटे ट्रैक्ट जो उनकी उनके जीवित रहते हुए भी पायरेसी में बाहर आए। पायरेसी में क्यों बाहर आए? मान लो कोई दर्शक कुछ सुन रहा है, ऑडियंस देख रहा है, या को एक्टर्स ने क्या किया, वे डायलॉग्स जो रटे थे या जो वो थे उसी हिसाब से उसने बाहर ला के उसको लिख के दे दिया, और वो पब्लिशर ने पब्लिश कर दिया, तो वो उसके ओरिजिनल नहीं होते थे, वो पायरेटेड होते थे। एंड व्हाई द फर्स्ट फोलियो हैड टू असेंबल्ड आफ्टर हिज डेथ। तो ये सारा हम टॉपिक 4 में डिस्कस करेंगे कि उनका पहले नाटकों का संकलन कैसे करके बाद में बना। बात करते हैं शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनको स्टेज पे किस किस सेंचुरी में किस किस ने लाया। तो जो ये थॉमस बेटरटन है, ये रिस्टोरेशन के टाइम पे, डेविड गैरिक 18th सेंचुरी, मतलब थॉमस बेटरटन 17th, डेविड गैरिक 18th, हेनरी इरविंग 19th और जॉन गिलगुड 20th सेंचुरी में। तो फटाफट से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, अब इजीली क्वेश्चन हो पाएंगे। ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? तो 1599 में। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन, कब उसमें आग लगी थी? 1613 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर्स कंपनी वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर, वेयर इज मास्टरपीस? तो कौन सा था वो? ग्लोब, है ना। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स, किसमें शेयर थे उनके? तो द ब्लैक फ्रायर्स में, है ना। द थिएटर के बारे में हमने पढ़ ही लिया, द रोज के बारे में पढ़ ही लिया कि वो उसमें नहीं था। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन द राइट्स टू ए थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, कौन उसका मालिक होता था? एक्टिंग कंपनी। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट, कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है हेनरी सिक्स, पार्ट 1। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो इनमें से कौन उनका प्रेडिसेसर नहीं है? काफी मतलब डिटेल डिस्कशन इस पे हो चुका है ना। ये भी डेविड गैरिक, जॉन गीलगुड, हेनरी इरविंग। तो थॉमस बेटरटन जो है ना,
थॉमस बेटरटन कब के हैं? रिस्टोरेशन के, मतलब 17th सेंचुरी के। ठीक है, तो 17th के तो ये हो गए, 4 का ये हो जाएगा 3, है ना। और ये है उसके हेनरी इरविंग जो है ना, ये 18th के हैं, है ना। और डेविड गेरिक जो है वो 19th के, और जॉन गिलगुड 20th के। ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या बनेगा? जो डेविड गेरिक का फर्स्ट का फोर्थ बन जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ये। और जॉन गिलगुड जो है, ये इसका, जॉन गिलगुड वाले का 2 हो जाएगा, मतलब वो गलत था। इसका क्रम जो है ना वो ये है। तो डेविड गेरिक जो है ये 18th सेंचुरी के, ठीक है। तो इसका सेकंड होगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सेकंड, मतलब ये फर्स्ट का ये। फिर जो है जॉन गिलगुड, ये 20th सेंचुरी के हैं, तो ये 2 हो गया यहाँ पे ना। और ये हेनरी इरविंग, मतलब 19th सेंचुरी के। ओके, और ये थॉमस बेटरटन जो हैं वो रिस्टोरेशन के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सेकंड टॉपिक के हुए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे थर्ड का, कंटेम्प्रेरी रेफरेंस अटैक्स और ट्रिब्यूट का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।